अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्की सियासी मंजरनामे पर आज एक अहम तब्दीली आई है। जहांगीर तरीन की जानिब से नई सियासी पार्टी बनाने की खबरें आ रही हैं। आसिफ जरदारी भी पंजाब की सियासत में मुतहर्रिक हैं और उन्होंने आज भी लाहौर में मुलाकातें की हैं। दूसरी तरफ आज तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वाले रहनुमाओं का एक धरना भी सामने आ गया है। इस धरने ने वाजे कर दिया है कि उनकी मुस्तकबिल की सियासत नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, और यह भी बता दिया है कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं के आपस में भी राब्ते हैं और तहरीक इंसाफ में अब तक मौजूद रहनुमाओं से भी राब्ते हैं। 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले चंद रहनुमाओं ने आज अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, जिसके बाद इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी के साथ अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि 25 करोड़ आवाम को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। हमने तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं से राब्ते किए हैं। 25 करोड़ आवाम को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। आज तमाम पीटीआई की साबिका लीडरशिप है, उसके साथ हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई है। असद उमर साहब के साथ हमारी तफसीली आज गुफ्तगू हुई है। परवेज खटक साहब से, असद कैसर साहब से, अली जैदी साहब से, हमाद अजहर साहब से, फरूख हबीब साहब से, शहजाद वसीम साहब से, आतिफ खान साहब से, शहराम तरकई, इनसे हमने राब्ते किए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से हम यहाँ मिलने आए हैं। तमाम ही लोगों के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। हम देखते हैं कि इसका हल कैसे हम आगे निकाल पाते हैं, हम निकाल लेंगे। जो कुछ हुआ हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी थी कि वो ना होता, और वो अनफॉर्चुनेटली हुआ। लेकिन इसमें बेशुमार जो बेगुनाह कारकुनान अंदर गए हैं, उनको जेलों से बाहर लाना भी हमारी जिम्मेदारी है, और वो हमने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। लेकिन फवाद चौधरी ने जिन रहनुमाओं के नाम लिए हैं, चंद ही घंटों के अंदर उनमें से कुछ ने खुलकर तरदीद कर दी है और कुछ ने वजाहती बयानात दे दिए हैं। हमाद अजहर ने ट्वीट में लिखा है कि मैं चेयरमैन इमरान खान का कारकुन हूं और तहरीक इंसाफ का ओहदेदार हूं। अगर कोई दोस्त मशवरा या हल तजवीज़ करना चाहें तो उसका हतमी फैसला सिर्फ इमरान खान ही करेंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर ने किसी भी राब्ते की मुकम्मल तरदीद कर दी है और ट्विटर पर लिखा है कि मेरा फवाद चौधरी से कोई राब्ता नहीं है। आतिफ खान ने ट्वीट में लिखा है कि हम चेयरमैन इमरान खान की जानिब से पहले से तश्कील दी गई मुज़ाकराती कमेटी के फैसलों के साथ खड़े हैं। फरूख हबीब ने भी ट्विटर पर लिख दिया है कि इमरान खान के बगैर कोई सियासत नहीं है। शहराम तरकई ने भी ट्वीट में लिखा है कि मैं ये वाजे कर दूं कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी का ऐलान किया था, सिर्फ उसी के पास मैंडेट है। जबकि शाह महमूद कुरैशी के साथजादे ज़ैन कुरैशी ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान और उनके नजरिए के साथ खड़े हैं। ज़ैन कुरैशी ने ट्विटर पर लिखा है कि आज अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात पर मीडिया में जो तासुर दिया जा रहा है, मैं उसकी तरदीद करता हूँ। मखदूम साहब पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं और तहरीक इंसाफ एक नजरिए का नाम है। हम तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी ने आज तक सिर्फ उसूलों और खिदमत की सियासत की है, ना कोई ओहदा और ना कोई लालच शाह साहब को खरीद सकती है। कल भी इमरान खान के साथ थे, आज भी हैं। इसके अलावा जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक आज शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में आमिर कियानी भी मौजूद थे, मगर उन्होंने फवाद चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकार किया। फवाद चौधरी ने आमिर कियानी को बुलवाने के लिए 3 बार इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी को भेजा, मगर आमिर कियानी गाड़ी में बैठे रहे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन भी 9 मई के बाद से सियासत में दोबारा मुतहर्रिक हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन एक नई सियासी पार्टी बनाने का सोच रहे हैं, जिसके लिए वो मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों फवाद चौधरी की भी जहांगीर तरीन से मुलाकात की खबर आई थी, लेकिन इसके बाद 27 मई को फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि सियासत से ब्रेक ले रहा हूं, फिलहाल सियासत करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन फिर आज अचानक फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के दीगर साबिक रहनुमाओं के साथ एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए। इसके अलावा बदलती हुई सियासी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी भी मुतहर्रिक है और तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं को अपने साथ मिलाने की कोशिशें भी कर रही है। आसिफ अली जरदारी खुद लाहौर में मौजूद हैं और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी कर रहे हैं। आज आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके जनूबी पंजाब के कई रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। लाहौर इस वक्त मरकज बना हुआ है सियासत का। सुहेल वड़ाई साहब लाहौर में मौजूद हैं, सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने जहांगीर तरीन के अहम तरीन होने के हवाले से चंद दिन पहले ट्वीट किया था, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाई साहब, ये हुआ क्या? फवाद चौधरी साहब ने कहा था वो सियासत में अब नहीं एक्टिव होंगे, खबरें आई कि जहांगीर तरीन से भी उनका राब्ता हुआ है, फिर अचानक एक्टिव होते हैं, शाह महमूद कुरैशी से जाके मिलते हैं और जिन जिन रहनुमाओं का जिक्र किया वो सारे के सारे अब ट्वीट करके कोई वजाहत दे रहा है, कोई इनकार कर रहा है। ये क्या हुआ है? किस किस्म की एफर्ट थी और क्या ये बैकफायर कर गई है? मेरा ख्याल है कि चौधरी फवाद ये समझते हैं कि एक तो ये है कि उन्होंने जो रास्ता इख्तियार करना चाह रहे हैं
वो ये है कि जी फौज के साथ रहें और पीडीएम के खिलाफ रहें, और पीटीआई जो है किसी तरह उसकी इनडायरेक्ट हमायत जो है हम हासिल कर लें, और जो खासकर उनको और दूसरे जो लोग पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं उनको ये एहसास है कि वोट बैंक जो है वो इमरान खान के साथ है, पीटीआई के साथ है, और हम बिल्कुल फारग हो गए हैं। और दूसरी तरफ जो है पीडीएम के पास हर जगह पे कैंडिडेट है, नून के पास हर जगह कैंडिडेट है, वहां ये जा नहीं सकते, और पीडीएम से ये फारग हो गए। तो अब अगर इनको पीटीआई का वोट बैंक नहीं मिलता तो ये तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशन रीगेन करने के लिए ये वक़्फ़ अपनाया है कि एक तो 9 मई के वाकयात की मजम्मत की जाए, यानी पीटीआई से इतना फर्क डाला जाए, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई से हमदर्दी की जाए, उसके वोट बैंक के साथ खड़ा रहा जाए, जो गिरफ्तार लोग हैं उनकी मदद की जाए, और तीसरा यह है कि पीडीएम के खिलाफ चला जाए ताकि जो पुराना मौक़िफ़ है और जो वोट बैंक है उसको किसी तरह से टच करते रहे। मगर सुहेल भाई साहब बड़ा इंटेलिजेंट वोटर है ज़ाहिर इमरान खान साहब का, और खान साहब ने जिस तरह नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, मिनट लगे हैं रहनुमाओं, जिन रहनुमाओं के नाम लिए थे फवाद चौधरी ने, उनकी तरफ से किसी ने तरदीद कर दी, किसी ने वजाहत पेश कर दी। आपको लगता है ये मुमकिन हो सकेगा कि वो एस्टैब्लिशमेंट के भी राइट साइड पर रहें, इमरान खान को छोड़ भी दें और उनका वोट बैंक भी ड्राइव करके इलेक्शन जीत लें? जी, ये तीसरी दुनिया में पर्सनैलिटी कल्ट जो है ना, ये वोट बैंक में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमने देखा कि भुट्टो का जो कल्ट था वो कितने साल चला, फिर नवाज शरीफ का कल्ट कितने साल चला, के बावजूद इसके कि सारी बड़ी लीडरशिप पीपल्स पार्टी की छोड़ गई थी। कौसर न्याजी, अब्दुल हफीज पीरजादा, मुमताज भुट्टो और बहुत से बड़े लीडर छोड़ गए थे। मार्शल लॉ का जमाना था, कोड़े पड़ रहे थे, जेलें काट रहे थे, लेकिन वोट बैंक बरकरार रहा। और आपने देखा कि 88 के इलेक्शन तक कहाँ 77 और कहाँ 11 साल बाद इलेक्शन हुए, तो उसमें भी वो पीपल्स पार्टी का हमें वोट बैंक नजर आया, और अब तक नजर आता है सिंध के अंदर। तो बुनियादी बात यह है कि ये कल्ट निकालना बड़ा मुश्किल है वोट बैंक से। जितनी देर तक वो डीमोरलाइज नहीं होंगे, पॉलिटिकली डिफीट नहीं होंगे, जितनी देर तक जो है वो उनके साथ जो है उनको साथ बहुत सख्तियां नहीं होंगी, उतनी देर तक ये वोट बैंक इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। साफी साहब, ये जो आज एफर्ट थी, आप क्या देख रहे हैं, और कोई कामयाबी हो सकती है फवाद चौधरी साहब को और दीगर रहनुमाओं को कि इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है वो भी मिल जाए, खान साहब के साथ भी ना खड़े हो, एस्टैब्लिशमेंट भी खुश रहे? नहीं, ये जो फवाद चौधरी साहब और उनके साथियों ने आज जो कुछ किया ये सिर्फ नुमाइशी था, और वो जहांगीर तरीन के कहने पे उधर गए थे, और मेरी मालूमात के मुताबिक ये जितने भी लोग आज उधर गए थे ये जहांगीर तरीन के साथ राब्ते में हैं। इनका उनके साथ जाने का फैसला भी हो चुका है और शायद मुलाकात भी हो चुकी हो, और अब उनकी ये कोशिश है कि मैक्सिमम लोगों को अपने साथ मिला लिया जाए। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब चूंकि ये देख रहे हैं और उनको यकीन है कि इलेक्शन में इमरान खान साहब जेल में भी होंगे और शायद डिस्क्वालीफाइड भी होंगे, तो उनकी नज़र उधर है, और वो चूंकि जहांगीर तरीन और उनकी बनती भी नहीं है, और असद उमर को भी वो उनकी भी उनके साथ नहीं बनती है, तो ये जो बाकी लोग हैं उनको जहांगीर तरीन के ग्रुप में लाने की इनकी कोशिश है। अमलन ये सारे लोग जो आज उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये जहांगीर तरीन के साथ इनके जाने का फैसला हो चुका है। सर, मगर ये मिले शाह महमूद कुरैशी से हैं, जहांगीर तरीन की शाह महमूद कुरैशी की नहीं बनती, असद उमर से इन्होंने राब्ता किया है, असद उमर और जहांगीर तरीन की नहीं बनती, तो ये क्या सोच के गए थे? और शाह महमूद कुरैशी साहब तो पहले ही कह चुके मैं नहीं पार्टी छोड़ रहा हूँ। नहीं, ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ। एक दिन पहले तक तो ये सब भी कह रहे थे, वो एक साहब तो कह रहे थे कि मैं अपने सर में गोली मार दूंगा लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। तो आप कम से कम अभी तो पीटीआई वालों के कहने और करने के दरमियान फर्क को हमें समझना चाहिए कि वो कहते कुछ है करते कुछ हैं। मैंने आपको बता दिया अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जितने तीनों भी आज जिस तरह पहले मैंने कहा था लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि जब मैंने अर्ज किया था कि जहांगीर तरीन अहम तरीन बनते जा रहे हैं, तो ये जो आज उधर खड़े थे ये तो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ जा चुके हैं। लेकिन अब एक तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो अक्सरियत जुड़े हुए हैं परवेज खटक के साथ। असद कैसर और शाह फरमान वगैरह ने भी
अपना मामला परवेज खटक के साथ नती कर दिया है। परवेज खटक की अभी तक ये कोशिश है कि वो इमरान खान से नाता तोड़ के खैबर पख्तूनख्वा में अपने बुनियाद पे कोई तंजीम कड़ी कर सके या पीटीआई का ग्रुप बना सके, जबकि दूसरी तरफ उन से भी ये मुतालबा है कि वो भी जहांगीर तरीन के ग्रुप को ज्वाइन कर ले, और उस सिलसिले में उनके भी राब्ते हो रहे हैं। तो ये जो फवाद चौधरी और इन लोगों की ये ख्वाहिश और कोशिश तो है कि ये सब लोग जो है वो शाह महमूद कुरैशी समेत यानी माइनस इमरान खान बाकी पार्टी सबको इकट्ठा कर सके, और वो जहांगीर तरीन ने उनसे कहा था कि चलो आप लोग एक कोशिश करके देख लें। बाकी मेरे ख्याल में इन लोगों का जहांगीर तरीन के साथ जाने का फैसला हो चुका है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वड़ाई साहब, आपको लगता है जहांगीर तरीन साहब लोगों को ले भी जाएं तो जिस कल्ट की आप बात कर रहे हैं उसमें खान साहब को तो बड़ा कॉन्फिडेंस है कि जी जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी इररिलेवेंट हो गए हैं, जो बल्ला है उसको पड़ेगा वोट, मैं किसी को भी दे दूंगा, तंजीम छोड़ के जा रहे हैं, मैं नई तंजीम बना लूंगा, नए पार्टी के रहनुमा बना लूंगा, मुझे तो कोई इस हवाले से परेशानी नहीं है। क्या जहांगीर तरीन साहब कोई डेंट डाल सकते हैं और कोई ग्रुप बन सकता है? जी, मैं साफी साहब से इस हवाले से इख्तिलाफ करूंगा कि चौधरी फवाद जो है उनको पता है कि जहांगीर तरीन का वोट बैंक नहीं है, और जो है पंजाब के खासकर जेलम या ऐसे इलाके जहां पे के जहांगीर नहीं है, वहां पे जो वोट बैंक है वो पार्टियों का बड़ा मैटर करता है। या आप नून लीग के साथ होंगे या आप पीटीआई के साथ होंगे, अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या आप किसी और पार्टी से लड़ेंगे आपको वोट नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। उनको लिए सूटेबल यही है कि वो तहरीक इंसाफ के वोट बैंक पे नजर रखें और किसी ना किसी तरह सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो पीटीआई के बारे में शो करते रहें, और उसका जो वोट बैंक है और कोशिश करें। वो समझते हैं कि हम दबाव में आके हमने पार्टियां तो छोड़ दी हैं, इमरान की इसमें गलतियां भी हैं, लेकिन फिर भी उनका दिल जो है अभी उस पीटीआई के वोट बैंक के साथ धड़कता है। दूसरा, पीडीएम के साथ और या पीएमएलएन के साथ बिलखसूस उनकी लड़ाई इतनी है कि वो उसमें जा नहीं सकते, और वोट बैंक दूसरा जो है वो ढूंढता है। अब वो रास्ते अगर बंद है तो फिर दूसरा रास्ता सिर्फ पीटीआई के वोट बैंक का है, और वो जाहिर है इमरान खान के पास इंटैक्ट है, इमरान के बगैर किसी और को नहीं मिलेगा। ये हम भुट्टो दौर में भी देख चुके हैं, जिया दौर में भी हमने देखा कि वो भुट्टो के साथ ही रहे। फिर जब नवाज शरीफ का कल्ट आया तो वो नवाज शरीफ के साथ रहा। सफी साहब, अब एक इशू ये है कि ज़ाहिर जहांगीर तरीन साहब तो खुद अपनी भी सीट पर इलेक्शन हारते रहे हैं, उनके बेटे अपनी सीट पर इलेक्शन हार गए थे। इस सूरत हाल में जहांगीर तरीन और पीपल्स पार्टी की तरफ वो जा सकते हैं या कुछ और मामला हो सकता है? जरदारी साहब भी आज बड़े एक्टिव हैं, लाहौर में उन्होंने बड़ी मुलाकातें की हैं, जनूबी पंजाब के सियासतदानों को की शमूलियत में पीपल्स पार्टी बड़ी तेज नजर आ रही है। देखिए, मेरे ख्याल में सुहेल वड़ाई साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और मैं उनके तज्जिए को चैलेंज नहीं कर सकता। माजी में अमूमन इस हवाले से उन्हीं के तज्जिए दुरुस्त साबित हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक देखें दोनों तरफ मखमसे से दो चार हैं। ये जिस मखमसे की तरफ इन्होंने इशारा किया ये अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब बहुत अच्छे मैनेजर हैं, वो लोगों को ला सकते हैं, मना सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है कि उसी तरह का करिश्मा उनकी शख्सियत में नहीं है। फिर सरदस्त वोट बैंक भी इमरान खान के साथ होगा, लेकिन एक तो सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब इलेक्शन में नहीं होंगे खुद, तो फिर उनके वोटर को कौन अट्रैक्ट करेगा। दूसरी बात यह है कि यह हकीकत इन सब लोगों को पहले भी मालूम थी, लेकिन फिर दूसरी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, और फवाद चौधरी हो, असद उमर हो, ए हो, बी हो, सी हो, ये सब जो है उसकी कीमत से भी वाकिफ है और वो भी नहीं अदा कर सकते, इसलिए तो उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, वरना तो वो ना करते। फिर तीसरा एक मखमसा इनका ये है, इसीलिए वो चाहते हैं कि कुछ न कुछ कि पूरी पीटीआई माइनस इमरान खान अगर इनकी तरफ आए तो कुछ न कुछ वोट बैंक भी इनकी तरफ आ जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का एक तो ये है कि उनका और असद उमर की नजर है इमरान खान की जाननशीनी पे, लेकिन दूसरी तरफ उनको ये
जानशीनी की एक कीमत है। और उधर ऐसी भी इतलात आ रही हैं कि इमरान खान साहब के यहाँ ये भी एक सोच है कि अगर बुशरा बीबी उनकी जानशीनी हो या अगर वो नाअहल होती है वो भी उनके साथ जेल तो जाएगी, तो फिर उनकी सिस्टर्स में अलीमा खान साहबा उनकी जानशीनी करे। तो शाह महमूद को एक ये भी फिक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसकी खातिर ये कीमत ले लूं लेकिन फिर मुझे जानशीनी भी ना मिले। तो इन अभी मुख्तलिफ वो कन्फ्यूजन अपनी जगह पे चल रही है, लेकिन ये जो लोग हैं इनका जहांगीर तरीन के साथ दरूनी खाना मैच फिक्सिंग हो गई है और अब उनकी ये कोशिश है कि पूरी पीटीआई माइनस इमरान खान को इकट्ठा कर दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने ये काम किया था। सोहेल बड़ाई साहब, जरदारी साहब बड़े एक्टिव हैं, आज लाहौर में मुलाकातें की, साउथ पंजाब का मामला हो, क्या जहांगीर तरीन साहब और फिर आसिफ जरदारी साहब कुछ मिलके आगे बढ़ते आपको नजर आते हैं? कुछ ऐसी सिनेरियो नजर आता है? जी, साउथ पंजाब में गुंजाइश मौजूद है। एक तो उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी का वहाँ वोट बैंक भी थोड़ा बहुत मौजूद है। हमने देखा कि मुजफ्फरगढ़ में 2 सीटें 2018 के तूफान में भी उन्होंने जीती, रहीमयार खान में भी 2 सीटें जीतनी थी। तो बुनियादी बात यह है कि पीपल्स पार्टी का अब भी वहाँ पोटेंशियल मौजूद है। उसकी वजह यह है, एक तो सिंध का पड़ोस है, दूसरा डाउन ट्राडन का जो पीपल्स पार्टी का नारा है अब भी उसमें कशिश है। और अगर उनको इलेक्टेबल्स मिल गए और साथ पीपल्स पार्टी का थोड़ा बहुत वोट बैंक जो है वो भी शामिल हो गया तो जनूबी पंजाब के अंदर इस चीज की गुंजाइश है। लेकिन सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बिल्कुल नहीं है और यहाँ इलेक्टेबल्स भी वैसे नहीं है। जैसे मैंने कहा कि सेंट्रल पंजाब में सूरत हाल और है, यहाँ का जो इलेक्टेबल्स है उसका वोट बैंक नहीं होता, पार्टी का वोट बैंक होता है। तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है नहीं। वोट बैंक शहरों में और खासकर सेंट्रल पंजाब में सिर्फ 2 ही चीज पार्टियों का है, या इमरान खान का और या नवाज लीग का। तो इसलिए जरदारी साहब को नॉर्थ पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन साउथ पंजाब में इलेक्टेबल्स अगर आ जाएं तो वहां कुछ ना कुछ वो काम कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए भी 15-20 MNA हैं और अगर उनका कुछ हाथ ऐसा उठ गया तो जाहिर है सिंध से वो अक्सरियत ले लेते हैं, पंजाब से कुछ भी ले लें, 8-10 भी ले लें, तो वो समझेंगे कि बड़ी कामयाबी हो गई है। तो बड़ाई साहब, इसमें जो नून लीग है अगर पीटीआई कहीं ना कहीं लूज भी कर रही है, वो तितर बितर भी होती है, नून लीग की क्या विक्ट्री है? एक तो परफॉर्मेंस का सारा बर्डन पीपल्स पार्टी के बजाय नून लीग पर है कि जी उनसे मईशत नहीं संभली, महंगाई बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ जब जुलाई में हमने देखा इन्होंने पीटीआई के लोगों को लिया था तो ना तो नून लीग के अपने नाराज वोटर सपोर्टर ने इनको वोट नहीं दिया और पीटीआई जीतने में कामयाब हो गई थी। साउथ पंजाब में बता रहे हैं कि जरदारी साहब एक्टिव हो गए हैं, नून लीग तो एक्टिव भी नहीं है। क्या उनको भी कुछ मिलेगा या उनके लिए भी लूज ही है पीटीआई की तरह? सेंट्रल पंजाब में उनका वोट बैंक है और खासकर आप देखेंगे खासकर जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें उनका अभी भी असर रसूख है और उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। ये ठीक है कि पीटीआई के वोट बैंक से कम है और पीटीआई का वोट बैंक बहुत बढ़ चुका है, लेकिन जाहिर है अब वो डीमोरलाइज होंगे पीटीआई वाले, तो इसका ये एडवांटेज ले रहे हैं। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन का एडवांटेज ले रहे हैं। वो सारे एडवांटेज जो 2018 में पीटीआई ने लिए थे वो अब नून ले रही है। तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली वो उनका यही ख्याल है कि हम मनूवर कर लेंगे, लेकिन मेरी जाती राय यही है कि जो वोट बैंक है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। वोट बैंक जो सालों के बाद जो है बनता है और सालों के बाद ही खत्म होता है। लोग इतनी जल्दी अपनी थिंकिंग जो है वो नहीं बदलते। अगरचे पीटीआई का नजरियाती तजाद है, एक उसका एक प्रॉब्लम है जो पीपल्स पार्टी का नहीं था, जो नून का नहीं था। वो तजाद ये है कि पीटीआई जो है ये बेसिकली प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी थी। इसके अंदर जितने लोग आए थे वो सारे प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे और एंटी नून थे या एंटी पीपल्स पार्टी थे। अब उसी एस्टेब्लिशमेंट से जब उन्हें लड़ना पड़ रहा है तो उनको सेकंड थॉट्स जो हैं वो हर एक को आ रही है। शायद वर्कर को ना आए, लेकिन हर जो छोटा बड़ा लीडर है, जो थिंकिंग लीडर है, उसको ये तजाद है कि मैं फौज का साथ छोड़ के फौज के मुखालिफ कैसे खड़ा हूं। ये प्रॉब्लम अगर बढ़ गई और ये फौज के साथ इनका तनाव बरकरार रहा तो फिर इनके अंदर जो एक नजरियाती खलीज जो है वो बढ़ भी सकती है और उससे वोट बैंक जो है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। बहुत शुक्रिया सोहेल बड़ाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें, हमने महमूद मौलवी साहब को प्रोग्राम में दावत दी थी, वो प्रोग्राम में आने के लिए भी तैयार हो गए थे, अपना मौक़िफ़ देने के लिए भी तैयार हो गए थे,
मगर फिर अचानक उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया, जैसे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जवाब आए हैं। मगर नून लीग क्या करेगी इस हवाले से, क्योंकि जरदारी साहब एक्टिव हैं, जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हैं, पीटीआई के धरड़े बन के एक्टिव हो रहे हैं। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आज फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर ने मुलाकात की थी। शाह महमूद कुरैशी से दावा किया था कि दीगर रहनुमा भी राब्ते में हैं। परवेज़ खटक साहब का हमें जवाब सामने आया है और उन्होंने हमें बताया है कि मेरा फवाद चौधरी से उसके बाद राब्ता नहीं हुआ जब से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है। फवाद चौधरी ने जब से पार्टी छोड़ी है मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है, ये परवेज़ खटक ने जवाब दिया है। इससे पहले असद कैसर ने ट्वीट करके कहा था कि मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ है। दीगर रहनुमाओं ने बताया था कि जो इमरान खान का फैसला होगा वही हतमी फैसला होगा, जो कमेटी इमरान खान ने बनाई है उसी के साथ हम आगे चलेंगे। खुद शाह महमूद कुरैशी साहब के जो साहबजादे हैं उन्होंने भी ट्वीट करके अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया था। और अब परवेज़ खटक की तरफ से बात सामने आई है कि फवाद चौधरी ने जब से पार्टी छोड़ी है मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है। आसिफ जरदारी साहब लाहौर में एक्टिव हैं, जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हो गए हैं। नून लीग इस सारी की सारी सूरत हाल में क्या कर रही है? हमारे साथ तलाल चौधरी साहब मौजूद। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। तलाल चौधरी साहब, आप उन रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने जब जुलाई में बाई इलेक्शन हुआ था उस वक्त आप इस बात के मुखालिफ थे कि जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर आए हैं उनको टिकट दिया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब उनके खिलाफ भरपूर कैंपेन कर रहे थे और उस वक्त यही हुआ कि नून लीग हारी, तहरीक इंसाफ जीती। अब मगर मसला यह है कि तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है, दायरे उन्हें तोड़ा भी जा रहा है जो कि नजर आ रहा है। मगर जरदारी साहब भी एक्टिव हैं, जहांगीर तरीन साहब भी एक्टिव हैं और नून लीग क्या तमाशाई बनी हुई है? आपके पास कोई आने को तैयार नहीं है क्योंकि आप कारकर्दगी का सारा मलबा आपके ऊपर गिर रहा है और कोई आपको ज्वाइन करने को तैयार नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब, जो इलेक्शंस की सबसे बड़ा बैटलफील्ड है वो पंजाब है। ये 55-60% जो है, और इसमें नून लीग के पास ऑलरेडी हर सीट पर एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं। यानी हमारी बस फुल है, हमारी बस में तो लोग खिड़की और दरवाजों से लटक रहे हैं और उस पे हमारे लिए बड़े वो लोग हैं जो कि नजरियाती हैं, वो लोग हैं जो मुश्किल वक्त में हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे, वो लोग हैं जिनका पार्लिमानी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सो हमारे लिए तो उम्मीदवार, हमारे लिए बहुत कम जगह ऐसे हैं जहां हम किसी और उम्मीदवार को ले सकते हैं, वो बेशक पीटीआई से या कहीं भी और से है। सो मेरा ख्याल है बाकी वो जमातें जिनको जरूरत है, साउथ पंजाब में तो गुंजाइश है ना। साउथ पंजाब में तो आप ही की जमात को तोड़कर हमने देखा कि एक जनूबी पंजाब मुआज बनाया गया, इमरान खान साहब को दिया गया। अब उसमें से आहिस्ता आहिस्ता लोग टूट रहे हैं, जनूबी पंजाब के लोग जरदारी साहब से मिल रहे हैं। तो आपकी पार्टी में कोई आना नहीं चाह रहा है या फिर आपकी पार्टी उस प्लान का हिस्सा नहीं है जो आगे होने जा रहा है? देखिए, एक सबसे जो आप बात कर रहे हैं, एक एक्सरसाइज मरियम नवाज साहबा ने चीफ ऑर्गेनाइजर की पंजाब की, खुसूसन क्योंकि पंजाब में इंतखाबात होने वाले थे, सीट टू सीट वहां देखा गया कहां हमारे पास उम्मीदवार अच्छा है, कहां नहीं, कहां उम्मीदवार नहीं है। सो साउथ में भी बहुत सारे लोग माफी तलाफी करके या बहुत सारे लोग इससे पहले हमारे साथ शामिल भी हो चुके हैं और बहुत ज्यादा सीटों पे हमारे पास उम्मीदवार हैं। हमने साउथ में भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे आए थे। सो अगर आप अटक से शुरू होकर रहीम यार खान तक, तो हमारे पास 95% ए ग्रेड उम्मीदवार हैं और उसके बाद रही बाकी चीजें 4-5% उस पर गौर खौस करके लिया जा सकता है। हमारा मुनर्रफ अराकीन को टिकट देने का तजर्बा अच्छा नहीं रहा, पंजाब के लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया, और जब हमारे पास अपने अच्छे उम्मीदवार हैं तो बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं। वो लोग उम्मीदवार ले रहे हैं जिनके पास है ही नहीं उम्मीदवार, मगर या जो पार्टी साहब जो आपका एक्सपीरियंस खराब रहा वो एक्सपीरियंस जुलाई में था, उस वक्त आपके ऊपर परफॉर्मेंस का बर्डन नहीं था, मगर आपका अपना वोटर सपोर्टर आप लोग कहते थे कि नाराज हुआ कि जी तहरीक इंसाफ के लोगों को क्यों टिकट दिया और अपने जो देरीना कारकुन थे उनको टिकट क्यों नहीं दिया। मगर अब आपके ऊपर परफॉर्मेंस का बर्डन है। मुझे याद है आप कहा करते थे कि जब आप अपने हल्के में जाते हैं तो आपको तकरीर करते हुए कुछ नहीं कहना होता, सिर्फ ये कहना होता है कि जी आटे का भाव क्या था अब क्या है, चीनी का भाव क्या था अब क्या है। तो अब जाके क्या कहेंगे, आटे का भाव क्या था अब क्या है? तो आपके पास ऊपर परफॉर्मेंस का बर्डन है। अब देखिए, एक पूरा बयानिया जो है वो जब से मरियम साहबा आई हैं, पूरा एक बयानिया लोगों की बहुत बड़े जलसे हुए हैं, लोगों उस बयानिया को लोगों ने समझा है कि ये परफॉर्मेंस जो है ये नून लीग की नहीं है, ये इनहेरिटेड है और ये सब कुछ किया गया पीटीआई के पिछले 4 साल का है। बाकी रही बात, जब हमारे पास एप्लीकेशन हमने मांगी इस जुलाई में, जबकि ये जो पिछले 2 महीने पहले जब पंजाब असेंबली तोड़ी गई, तो हमारे पास ऑन एवरेज हर सीट पर तकरीबन 4.5 से 5 उम्मीदवार
297 सीट्स पर हमारे पास इतने उम्मीदवार थे और हमारे पास लिए चॉइस मुश्किल थी। सो पंजाब में हमारे पास उम्मीदवार होना और परफॉर्मेंस की बात, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई दफा इलेक्शंस में इसीलिए कामयाब होते हैं क्योंकि हम कारकर्दगी पर और लीडरशिप के किरदार पर, और तीसरी जो हमारी चॉइस होती है पार्लिमानी उम्मीदवारों की वो बेहतरीन होती है। सो इन तीनों चीजों में अल्हम्दुलिल्लाह हम एक A1 है। मगर तलाल साहब, आप कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को समझते हैं, जब खुद 2018 में आप कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को समझते हैं, इलेक्शन लड़ते रहे हैं। इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट हैं कि जी ठीक है, सब छोड़ जाओ, टिकट मैं दूंगा और वही जीतेगा। खान साहब ना हो मगर बल्ले का निशान हो तो उस वक्त जो लहर चल रही होगी वो कैसे इमरान खान साहब की नहीं चल रही होगी जो उन्होंने बयानिया बना दिया। देखिए, बहुत बड़ी एक जो इसमें अहम चीज होती है पार्लिमानी सिस्टम में वो उम्मीदवारों की चॉइस है। जब आपके पास A-B ग्रेड के उम्मीदवार ना हो, C और D ग्रेड के हो, आपका वोट बैंक हो भी तो आप उसको पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ और बैलेट बॉक्स तक नहीं लेके जा सकते। मैं आपको अभी पेशीन गोई कर दूं, जैसे आप मेरी पहले बातें बता रहे हैं, ये अगला इलेक्शन 2013 वाला रिजल्ट आएगा। इसमें पंजाब में हम बहुत बड़ी तादाद में, बल्कि आप कहें 2/3 तादाद में हम जीतेंगे और ये अटक से लेकर रहीम याद तक तकरीबन एक जैसे रिजल्ट आएंगे। साहब, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि चंद टिकट ही हैं जो वापस हुए हैं। ऐसा हुआ नहीं है कि तहरीक इंसाफ को जो पंजाब में उन्होंने टिकट दिए थे वो बहुत ही बड़ी तादाद में लोगों ने टिकट वापस कर दिए। तो आपको क्यों लग रहा है कि जो A ग्रेड के उम्मीदवार हैं वो तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं ले रहे होंगे? देखिए, एक लोग शर्मिंदा भी हैं, लोग पहले ही इमरान खान की पॉलिसी से इस 9 मई के पहले से वाकयात भी इनके साथ नहीं खड़ा होना चाहते थे। सियासी लोग ना इस्तीफे देना चाहते थे, ना असेंबलियां तोड़ना चाहते थे, ना एक गैर सियासी रवैया जो इमरान खान का है उसके साथ खड़ा होना चाहते थे। एक ये वाला जो है ये बहुत बड़ा बोझ है। और उसके बाद मैं आपको फैसलाबाद की एग्जाम्पल दे देता हूं। इस वक्त फैसलाबाद की 10 कौमी असेंबली की सीट्स पर पीटीआई के पास कोई A ग्रेड उम्मीदवार नहीं बाकी बचा, कोई फैमिली उनके साथ खड़ी होने को तैयार नहीं है। और यही सिचुएशन तकरीबन, क्योंकि आपके पास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़े उम्मीदवारों या बड़े नाम्स की आती हैं, लोग धड़ाधड़ छोड़ रहे हैं। और इस वक्त जो चॉइस है पंजाब में खुसूसन, उसमें हम A+ हैं और हमारा मुकाबला, मेरी बात नोट कर लें, जितने मर्जी इत्तेहाद बने, जितने मर्जी उम्मीदवार कहीं शामिल हो, 2013 का रिजल्ट दोबारा रेप्लिकेट करेगा, दोबारा वही रिजल्ट आएगा पंजाब से और पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया तालचोई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मगर मईशत इस वक्त नून लीग के लिए बहुत बड़ा मसला है। IMF के मौजूदा प्रोग्राम के खत्म होने में सिर्फ 30 दिन बाकी रह गए हैं, जबकि इस प्रोग्राम के तहत नवा जायजा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। और वजारत खजाना में बात अब आई डोंट केयर से लेकर हमारे पास IMF के अलावा भी प्लान B है तक पहुंच गई है। इस वक्त वजारत खजाना बजट की तैयारियों में मसरूफ है, जबकि नवा जायजा मुकम्मल करने के हवाले से हफ्ते को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की MD से राब्ता किया, जिसके बाद इत्तला आई कि वजारत खजाना ने बजट अहदाफ IMF के साथ शेयर कर दिए हैं। लेकिन इसी दौरान IMF के पाकिस्तान में मिशन चीफ नेथन पोर्टर का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सियासी पेशरफ्त का नोटिस लेते हैं मगर मुल्की सियासत पर तबसरा नहीं करते। उम्मीद है आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का पुरअमन रास्ता तलाश किया जाएगा। नेथन पोर्टर के इस बयान पर आज वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने रद्दअमल देते हुए इसे पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दिया और कहा कि पाकिस्तान कानून के मुताबिक ही चल रहा है। IMF मिशन चीफ का बयान गैर मामूली नोयत का है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि IMF से डील ना हुई तो वजारत खजाना आंखें बंद करके नहीं बैठी है। हर वक्त प्लान B भी मौजूद होता है, लेकिन हमारी तरजीह IMF प्रोग्राम है। ऑलरेडी कर चुके हैं एक दफ़ा IMF इस प्रोग्राम को एक्सटेंड, तो इसकी एक्सटेंशन की तो बात अभी वो मेरे ख्याल से नहीं हो रही है। अभी ज़रा ये प्रोग्राम पहले आखिर तक पहुँचाएं, उसके बाद डिसाइड करते हैं आगे किस तरह पढ़ना है। इस वक्त तो हमें कभी उम्मीद है कि IMF बन जाए। और रही बात ये है कि जब हम इसी प्रोग्राम पे चल रहे हैं, जाहिर है हर कोई इसके सेकेंड प्लान B वगैरह भी लोगों के होते हैं। ऐसा नहीं है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की टोटल कमिटमेंट है IMF प्रोग्राम्स। ये तो मैंने नेथन पोर्टर को पॉलिटिकली डोमेस्टिक बातों में इंटरफेयर तो करना नहीं चाहिए। एक दूसरा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उन्होंने कहा है क्या कहा है, वो वगैरह में कुछ कहा होगा, ऑफिशियली तो हमें कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ। मुआशी माहिरीन पहले ही खबरदार कर रहे हैं कि नवा रिव्यू मुकम्मल करना पाकिस्तान के लिए लाजमी है। अगर पाकिस्तान मौजूदा प्रोग्राम ख़त्म होने के फौरी बाद नया IMF प्रोग्राम में नहीं जाता तो अगले माली साल की दूसरी तिमाही में मुआशी मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी और नया प्रोग्राम
करना बहुत मुश्किल होगा, डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाएगा। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ये सवाल उठ रहा है कि अब से सिर्फ चंद दिन पहले इमरान खान ने इलेक्शन का एक और मौका ज़ाया कर दिया और खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने अब इस बात की तस्दीक कर दी है। कल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने हमारे प्रोग्राम में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक मुज़ाकरात की नाकामी की जो वजह बताई थी, आज उन मुज़ाकरात में शामिल तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने इस बात की तस्दीक कर दी है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कल कहा था कि मुज़ाकरात के आखिरी दौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और अली जफर ने 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को नए इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक कर लिया था। फिर अली जफर, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने 10 मिनट का वक्फा लिया और इमरान खान को फ़ोन किया। फिर वापस आए तो वो परेशान थे और उन्होंने कहा कि तजवीज़ तो अच्छी थी, लेकिन इमरान खान ने फौरी असेंबलियाँ तहलील करने की शर्त लगा दी है, इसलिए मुज़ाकरात नाकाम हो गए। और आज उस वक्त मुज़ाकरात में शामिल तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने तस्दीक करते हुए बताया है कि वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की बात हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता कुछ दिनों से इमरान खान की सदर आरिफ अलवी से नाराज़गी की खबरें सामने आ रही थी और इस पर आज इमरान खान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। इसका पस मंज़र यह है कि गुज़िश्ता 13 महीनों में हुकूमती कानून साजी और दीगर फैसलों में सबसे बड़ी रुकावट सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी बने रहे। हुकूमत को सदर मुमलिकत मुसलसल टफ टाइम देते रहे और अपनी आईनी जिम्मेदारियों के बरखिलाफ इमरान खान की हिदायत पर अमल करते रहे, मगर हाल ही में सदर मुमलिकत के बर्ताव में हुकूमत के हक में एक हैरानकुन तब्दीली नजर आई, जिस पर खुद हुकूमत भी हैरान थी। सदर आरिफ अलवी ने एक ऐसे बिल पर बगैर कोई एतराज़ लगाए दस्तखत कर दिए जिसके सबसे बड़े बेनिफिशरी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन हो सकते हैं और उनकी इंतखाबी सियासत में वापसी का रास्ता हमवार हो सकता है। 26 मई को सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स बिल अब कानून बन चुका है, जिसके बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहली पर रिलीफ मिल सकता है और सुप्रीम कोर्ट के नाअहली की मुद्दत के फैसले पर बाकायदा अपील दायर की जा सकती है और पार्टी सदारत से मुताल्लिक फैसले पर भी अपील दायर हो सकती है। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस का फैसला हो चुका है और उन पर नजरसानी अपील दायर नहीं की गई है, उन फैसलों के खिलाफ भी 1 महीने के अंदर अपील दायर की जा सकेगी। दिलचस्प बात यह है कि आज इस्लामाबाद में अदालतों में पेशी के दौरान इमरान खान से सहाफ़ियों ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की नाराज़गी से मुतालिक सवाल किए तो इमरान खान ने तरदीद करते हुए कहा कि आरिफ अलवी कभी नाराज़ हो सकता है। फिर सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा कि आरिफ अलवी ने जिस बिल पर दस्तखत किए क्या वो आपके नोटिस में था, तो इमरान खान ने हाँ में जवाब दिया। इमरान खान ने कमरा अदालत में सहाफ़ियों से कहा कि आरिफ अलवी दस्तखत ना भी करते तो कानून बन जाता। दिलचस्प बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स बिल पर सदर मुमलिकत ने जिस गैर मामूली अंदाज और अपनी रिवायत से हटकर दस्तखत किए हैं वो वाकई में एक हैरानकुन बात है या फिर मुमकिना तौर पर पसे पर्दा किसी पेशरफ्त का नतीजा है। परसों सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने इस बिल के कानून बनने से मुताल्लिक अदालत को आगाह किया तो चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि यह बहुत दिलचस्प है, हम 184(3) के फैसले पर नजरसानी के तकाज़ों को समझते हैं, इसकी ज़रूरत भी है और हमारे फैसले भी हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हुकूमत ने नया अदालती दायरा इख्तियार बना दिया था। हुकूमत ने अदालत के इंतजामी उमूर में भी मुदाखलत की कोशिश की थी। खुशी है कि मौजूदा कानून सिर्फ 184(3) के बारे में है, यानी सदर मुमलिकत की तरह चीफ जस्टिस ने भी हुकूमती कानून साजियों पर कोई एतराज़ लगाने के बजाय खुशगवार हैरत का इजहार किया और अब इमरान खान भी कह रहे हैं कि उन्हें भी इस मामले का इल्म था। हालांकि इमरान खान को तो उम्मीद थी कि 14 मई को इलेक्शन ना कराने की वजह से सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच हुकूमत को तौहीन अदालत में घर भेज देगा, मगर अब इस बिल के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच ये केस ही नहीं सुन सकेगा बल्कि उससे बड़ा बेंच ये अपील सुनेगा। फिर खुद इमरान खान बार बार लंदन प्लान का जिक्र कर रहे हैं तो उसके तहत नवाज शरीफ की सियासत में वापसी का रास्ता हमवार करने का भी कह रहे हैं, मगर फिर खुद ही कह रहे हैं कि जो कानून नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म कराने का रास्ता देता है उस कानून पर जो दस्तखत सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने किए वो उनके भी इल्म में थे। जबकि कल हमारे प्रोग्राम में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का भी कहना था कि सदर मुमलिकत की तरफ से नए कानून का मंजूर करना मेरे लिए भी खुशगवार सरप्राइज था। सदर साहब जो आप लोगों की तकरीबन तमाम ही कानून साजी पर रेजिस्ट करते रहे हैं, अचानक उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिए। सदर साहब ने जब असेंट किया तो ये नोटिफाई हो गया मंडे मॉर्निंग को, इसलिए अचानक लगा, वरना तो वो हर दफा वापस भेजते हैं। आप खुद भी हैरान हुए में जाता है तो आप खुद भी हैरान हुए कि सदर साहब ने कैसे चंद दिन में कर दिया। मेरे लिए ये एक प्लेजेंट सरप्राइज था और शायद इसीलिए ये अदालत के लिए भी एक सरप्राइज ही था और उन्होंने कहा कि ये अचानक, हालांकि अचानक वाली कानून ही है, वो एक प्रोसेस से बनता है। अल्लाह हाफ़िज़।